हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 18 टोपी कहानी को पढ़ेंगे। सृंजय जी द्वारा लिखित कहानी टोपी एक लोक कथा पर आधारित है। यह कहानी सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है, साथ ही साथ एक चिड़िया के दृढ़ निश्चय और प्रयास से लोगों को प्रेरित भी करती है। कहानी इस प्रकार है। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार का अर्थ होता है सुबह और खोते का अर्थ है घोंसला। तो सुबह होते ही वे अपने घोंसले से निकल पड़ते, दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा का अर्थ होता है अंधेरा। तो अंधेरा होते ही वे अपने घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गौरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग आ गए हो। तो गौरैया बोलती है कि लगता है आज लटजीरा चुग गए हो। लटजीरा एक पौधे का नाम है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया, सुघड़ यानी सुंदर, काया का अर्थ होता है शरीर। तो गौरा बोलता है कि अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत का अर्थ है शक्ति। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। तो गौरा गौरैया को समझाता है कि तू टोपी के चक्कर में मत पड़, टोपी की वजह से बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मामूल के मुताबिक यानी हमेशा की तरह। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया, गौरे ने चिढ़ा कर पूछा। गौरे ने आश्चर्य से पूछा कि क्या मिल गया। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन
पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम, जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, उसे मनाते हुए बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को ढूंढ दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिजई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं? अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैये, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी वो उसे पूरी मजदूरी देगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। धुनिए को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी लोई से। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया ने। कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं? अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरधा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए भगुए भी बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता थी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, दिखते नहीं? अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस सजोकर कहा। हमसे मेद का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढुरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी या भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना।
हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच 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 उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा, गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, यानी महल के शिखर पे जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से, यानी अपने नौकरों से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पाँव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा हीरा गलपना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, यानी राजा को बहुत अपमान लगा। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदबुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज, यानी बहुत ही मजबूत था और घना था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई।
इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूं सरकार, धुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। धुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले। इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला? पाखी यानी पक्षी। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक। मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली और इसके साथ कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में आपने पढ़ा कि एक चिड़िया जो कि बहुत छोटी है, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय और प्रयास से अपनी इच्छा को पूरी करती है। साथ ही साथ वह राजा को भी सबक सिखाती है। तो इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।